भारत के लोकतंत्र के 75 वर्ष के इस इतिहास में कि निर्दलियों ने इस्तीफ़ा दिया, जो कि बेहद शर्मनाक और मेरे को लगता है देवभूमि को भी कलंकित करने वाला था। तीनों निर्दलीय हैं, इनको तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की ये जो देवतुल्य जनता ये सबक सिखाएगी। जीके में क्वेश्चन पूछेगा कि वही कहाँ निर्दलियों ने इस्तीफ़ा दिया, तो सबसे पहले हिमाचल का नाम आएगा। धनबल का इस्तेमाल हुआ है और धनबल वाले लोग जब राजनीति में आते हैं तो उनको लगता है कि जो धन लगा है उसको कैसे वसूल किया जाए, कि बिकने वाला व्यक्ति धनवान व्यक्ति होता है। विकास उन्होंने अपना तो बहुत करवाया, मैंने आपको बताया कि अपना विकास उन्होंने खूब करवाया, खूब उनके काम हुए। 14 महीने में उनकी कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के ठेके लिए, सैकड़ों उनके डीओ अप्रूव हुए, सैकड़ों उनके डीओ पे कर्मचारी जो है एडजस्ट हुए। जैसे अग्निवीर जैसे स्कीमें थी जो केंद्रीय स्तर पे उठाई जानी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, लोगों के हमारे नौजवान युवाओं के जो खिलाफ थी, और उन चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ जो है वो उतनी ज़्यादा उठ नहीं पाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं उजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव शुरू हुए थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव भी जो हैं एक बार ऑलरेडी हो चुके हैं 6 सीटों पर, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी उपचुनाव होने बाकी हैं। इस समय हम हमीरपुर में मौजूद हैं, जहां पर 10 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, वो पहले यहीं से विधायक थे निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दिया हो। क्या कारण लगता है आपको, क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, कारण तो जनता को भी पता है और स्पष्ट है कारण कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्या कारण रहे, क्योंकि जो घटनाक्रम है कोई छोटा तो है नहीं, 2-3 महीने लगातार चलता रहा। और ना केवल हमीरपुर की जनता को ये मालूम है कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता को ये मालूम है कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। और ये पहली बार हो रहा है, जैसे आपने कहा, भारत के लोकतंत्र के 75 वर्ष के इस इतिहास में कि निर्दलियों ने इस्तीफ़ा दिया, जो कि बेहद शर्मनाक और मेरे को लगता है देवभूमि को भी कलंकित करने वाला था। आप थोड़ा हम स्पष्ट कहेंगे कि क्या कारण आपको लगता है? देखिए, मेरे को तो स्पष्ट जो है सीधा सा है कि उन्होंने अपनी विधायकी को बेच दिया, और जो बहुमत उनको जनता ने दिया था उस बहुमत का उन्होंने अपमान करा, तिरस्कार करा, और हर एक वोट को उन्होंने पैसों के लिए बेच दिया। जी, और मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें धनबल का जो है इन्वॉल्वमेंट है, क्या इस बात में मतलब सत्यता आपको लगती है? बिल्कुल, धनबल का इस्तेमाल हुआ है, और धनबल वाले लोग जब राजनीति में आते हैं तो उनको लगता है कि जो धन लगा है उसको कैसे वसूल किया जाए। तो धनबल जब आएगा किसी भी परिदृश्य में, तो ये जो धनवान व्यक्ति होते हैं, ये सबको मालूम है कि बिकने वाला व्यक्ति धनवान व्यक्ति होता है, क्योंकि जो आम व्यक्ति होता है, जो परिश्रम, जो हार्ड वर्क से काम करता है, वो कभी नहीं बिकता। ये धनवान व्यक्ति ही जो हैं जो सबसे पहले बिकते हैं। जी, उनके लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं वो मुख्यमंत्री पर कि उनको नज़रअंदाज किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। उनका कहना है उनको ह्यूमिलिएट किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, जबकि वो जनता के चुने हुए एक विधायक थे। तो इस बात में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है? देखिए, सच्चाई पूरी हमीरपुर की जनता को मालूम है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में पहली सभा करी तो उन्होंने किसी कांग्रेसी विधायक को वो सभा नहीं दी, वो सभा दी एक निर्दलीय को। उसका मान सम्मान बढ़ाया, उनके घर गए, उनका खाना खाया, उनके साथ बैठ के उनका मान सम्मान बढ़ाया, पूरा उनको मान सम्मान दिया। कोई भी उद्घाटन या शिलान्यास हुआ तो हर उस पट्टिका पे उनका नाम इंगित करा, उनको पूरा मान सम्मान दिया। अब देखिए, एक तरफ जो व्यक्ति आपके काम कर रहा है, आपको मान सम्मान दे रहा है, अगर आप उसके पीछे से है उसी की कुर्सी के खिलाफ आप षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे, तो मेरे को लगता है कि किसी को भी ये सहन होगा। और मेरे को लगता है कि ये जनता का वो नहीं है प्रेरोगेटिव के विधायक की मुख्यमंत्री के साथ कैसा तालमेल है या कैसा नहीं। वो उस विधायक को चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री के साथ कैसे तालमेल बिठाते ताकि अपनी जनता के हित को वहाँ पे रख पाते, पर वो अपनी जनता के हितों की बजाय वो अपने हित ज़्यादा वहाँ रखते रहे, अपने लिए ज़्यादा वो ठेके और टेंडरों में व्यस्त रहे। और हमने पीछे लिस्ट भी जारी करी हमारी पार्टी ने
कि कितने 14 महीनों में उन्होंने कितने जो है वो सरकार से ठेके लिए। करीब 140 करोड़ रुपए के ठेके उन्होंने 14 माह में लिए, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते, विकास कार्य नहीं हो रहे। तो बड़ा हास्यास्पद है ये। जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने 2022 में भी टिकट दिया था और इस बार फिर से उन्होंने आप पर विश्वास जताया है। तो क्या डिफरेंस है उस टाइम पर जो माहौल था और इस समय जो माहौल है उसमें, क्योंकि 14-15 महीने का आशीष शर्मा जी का भी कार्यकाल जनता देख चुकी है। देखिए, उस समय ऐसा था कि हमें बिल्कुल आखिरी समय पे जो है टिकट मिला था। सारी सीटों का टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी मेरे को 5 दिन बाद मुझे टिकट मिला था, और काफ़ी जो था डिलेड था, बड़ी नौटंकी थी हुई थी, बड़ा ड्रामा हुआ था। और जो निर्दलीय खड़े हैं उन्होंने पहले कांग्रेस से नॉमिनेशन करा था, तो बाद में कई चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हमने जो है भारतीय जनता पार्टी से उस समय भी हमने ज़्यादा वोट लिए थे और दूसरे स्थान पे रहे थे। लेकिन पिछले 15 महीनों में हम लगातार अपनी जनता के साथ जुड़े रहे हैं। उनके जो भी समस्याएं हैं उनकी आवाज़ हमने बुलंद करी है, उनको हल करा है। तो जनता के साथ जुड़े रहने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरी बार हमारे पे भरोसा जताया, और इस बार तो पूरी हमीरपुर की जनता में उत्साह है। आप जगह जगह देखेंगे तो इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारी की सारी हमीरपुर की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। क्योंकि जब भी जनता जनमत देती है, बहुमत देती है किसी भी विधायक को, बड़े भरोसे के साथ उसको विधानसभा भेजती है, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, और वो विधायक को एक पुजारी की तरह वहाँ भेजती है ताकि वो घंटियाँ वहाँ खनकाता रहे, उनकी समस्याओं को वहाँ पे रखता रहे पटल पे, और उनके हल की बात करे, उनकी आवाज़ को बुलंद करे। जी, अगर हम बात करें आशीष जी के कार्यकाल की, जैसे हमने अभी बोला कि 14-15 महीने का अब उनका कार्यकाल जनता देख चुकी है, लेकिन आप जैसे कि उनके ओपोनेंट भी हैं, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही है, आपके हिसाब से 14-15 महीने में क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ, या फिर कैसा उनका कार्यकाल रहा है? देखिए, विकास उन्होंने अपना तो बहुत करवाया। मैंने आपको बताया कि अपना विकास उन्होंने खूब करवाया, खूब उनके काम हुए। 14 महीने में उनकी कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के ठेके लिए, सैकड़ों उनके डीओ अप्रूव हुए, सैकड़ों उनके डीओ पे कर्मचारी जो है एडजस्ट हुए। वो ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री ने उनके काम नहीं किए, उनके काम किए, लेकिन वो तालमेल नहीं बिठा पाए, क्योंकि वो ये नहीं देख पाए कि उनको जनता का हित देखना है कि अपना हित देखना है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने अपने हित को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी, और जब भी उन्होंने विधानसभा में भी सवाल कोई पूछा तो उन्होंने कभी जनता से जुड़ा सवाल नहीं पूछा। उन्होंने जो सवाल पूछा है, आप आरटीआई के माध्यम से भी ले लेंगे, तो उन्होंने वो सवाल फिर अपने खनन, जो उनके धंधे से जुड़ा हुआ था, खनन से जुड़ा था, क्रशर से जुड़ा था, उस पर उन्होंने सवाल पूछा। जनता के हित की कोई बात नहीं करी। जी, अगर हम एक तरह से देखें तो हमीरपुर के मुद्दे क्या हैं इस पॉइंट पर? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जनता चाहती है कि यहाँ पर इमीडिएटली हो जाए? देखिए, जनता पहले तो, अब सबसे पहला मुद्दा तो जनता का है कि उनको ईमानदार और टिकाऊ विधायक चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और सौभाग्य है हमीरपुर का कि यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है। तो जनता अब विकास चाहती है, और जनता के बड़ी सारी समस्याएं हैं जिनको 15-16 महीने तक यहाँ के जो पूर्व निर्दलीय विधायक रहे उन्होंने सुना नहीं। तो अब मुद्दे तो बड़े सारे हैं, और बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मुद्दे हर जगह होते हैं, और यही हम करना चाहते हैं। जी, अगर हम हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, फिर पार्टी लाइंस के अक्रॉस, लेकिन अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, 4 ऐसे बड़े जो नाम इस समय हैं राजनीति में, प्रदेश की और देश की, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसका क्या कारण आपको लगता है? देखिए, कहीं ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस संसदीय क्षेत्र से हैं, और बड़े सारे विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, और जो भी लोगों के लिए योजनाएं नई नई चलाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं हो रही है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमारे लोगों के लिए जो, जैसे अग्निवीर जैसे स्कीमें थी जो केंद्रीय स्तर पे उठाई जानी चाहिए थी, कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वो हम मानते हैं कि ऐसी कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की आई, जो कि हमारे लोगों के, हमारे नौजवान युवाओं के जो खिलाफ थी, और उन चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ जो है वो उतनी ज़्यादा उठ नहीं पाई है।
जी, आप पुष्पेंद्र जी, आपकी अगर हम फैमिली की बात करें तो आपका जो परिवार था 2 दशक तक एक्टिव पॉलिटिक्स में था, जितना मैंने स्टडी किया। आपके फादर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने जो है एक थोड़ा अलग रास्ता थोड़े समय के लिए चुना, लेकिन फिर आपने अपना रुख राजनीति की तरफ किया। तो क्या मतलब कैसे आपने ये सोचा कि अब आपको राजनीति में एंटर करना है? देखिए, राजनीति ज़रूर मेरे पिताजी करते थे, लेकिन मैं उस उनके ना वो मेरे को राजनीति में लाए, ना वो मेरे को चाहते थे राजनीति में आए। क्योंकि मैं तो 20 वर्ष करीब जो है चिकित्सक रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी डॉक्टर भी रहा तो मैं अपनी जो हमारी एसोसिएशन है, मेडिकल अफसर एसोसिएशन, उसमें मैं राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों से जुड़ा रहा हमेशा। क्योंकि समस्याएं तो हर कर्मचारी की होती हैं, वैसे ही डॉक्टरों की भी होती हैं, तो उनके लिए मैं लड़ता रहा। लेकिन बड़ी सारी चीज़ें हम जब ऐसा होता है कि मैं अस्पताल में रहा हूँ, मैं 20 वर्ष मैंने हॉस्पिटल्स में काम करा, वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी खुशी नहीं आता, दुखी आते हैं सारे। तो जब हम देखते हैं कि सब दुख भरे ही लोग आ रहे हैं और उनके दुख ऐसे होते हैं कि सारी बीमारियां जो होती हैं वो शरीर से नहीं जुड़ी होती, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सामाजिक जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। तो मुझे लगा कि कुछ बीमारियां हैं जिनका जो इलाज है वो तभी हो सकता है जब हम इस फील्ड में जाएं और इन जो चीज़ों को चेंज करें जो समाज में हमारे हैं, जैसे बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको ठीक ढंग से हम पूरा करें। तो अगर व्यक्ति खुश रहेगा तो आधी बीमारियां तो उसकी वैसे ही दूर रहेंगी। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होना है? और उसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि आप हमीरपुर की जो जनता है उसे अगर एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, इस बार ये जितने भी तीनों निर्दलीय हैं, इनको तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की ये जो देवतुल्य जनता है ये सबक सिखाएगी। क्योंकि ये पहली बार हुआ, आज से 50 साल बाद भी कोई जीके में क्वेश्चन पूछेगा कि वही कहाँ निर्दलियों ने इस्तीफ़ा दिया, तो सबसे पहले हिमाचल का नाम आएगा और हिमाचल में हमीरपुर का नाम आएगा, जो कि हमारे लिए शर्मसार करने वाला होगा। और नतीजे स्पष्ट हैं, कांग्रेस तीनों की तीनों सीटें जीतेगी और बड़े ही बहुमत से ये तीनों सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी। सर, हमीरपुर की जनता के लिए आपके जिनसे आप वोट अपील कहें या कुछ भी एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं हमीरपुर की जनता जागरूक जनता है, 100% यहाँ पे लिटरेसी रेट है और इनको मालूम है कि इनके साथ किस तरह की ठगी जो है वो की गई। मैं इनको बस यही एक विनती करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ने सबको देख लिया, एक बार आप मुझे मौका दें, क्योंकि हम भी अपना सर्वस्व त्याग करके आपकी सेवा में आए हैं, तो हमें एक बार सेवा का मौका दें। ये 3.5 साल का एक बड़ा ही बहुमूल्य समय हमारे पास बचा है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे हमीरपुर ज़िला से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनके आशीर्वाद से कोशिश करेंगे कि अपने इस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बना पाएँ। शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। आपने अभी सुना पुष्पेंद्र वर्मा जी को, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने विचार रखे। आपसे हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि आप अपने घरों से निकलकर वोट ज़रूर करें 10 तारीख को, क्योंकि लोकतंत्र में एक वोट जो है वो आपका अधिकार और हथियार दोनों है। शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट।